गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने देखा है अपने आसपास कि कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं, कुछ बहुत चिड़चिड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण है कुपोषण। मैं डॉक्टर गौरी पांडे, होम साइंस लेक्चरर, डाइट एटा, आज आपसे इस कुपोषण के बारे में ही चर्चा करूंगी, इसके बारे में ही डिस्कस करूंगी। आज हम चर्चा करेंगे कि माल न्यूट्रिशन की आखिर क्या है, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण सिम्टम्स क्या हैं, इसके कारण क्या है, ये क्यों हो जाता है, इसके होने से किस प्रकार के रोग हो जाते हैं और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। What is malnutrition? इसकी परिभाषा क्या है? यह पोषण की वह कंडीशन है या वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होता है, जिसके कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसमें किसी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे हमारे पोषक तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन आदि। इनकी या तो कमी हो जाती है या इनकी अधिकता हो जाती है, तब हमें कुपोषण हो जाता है। कुपोषण के प्रकार। अल्प पोषण, जो अधिक दिनों तक अपर्याप्त आहार के सेवन से उत्पन्न अभाव या क्षुधा पीड़ा के कारण हो सकता है। अत्यधिक पोषण, अधिक दिनों तक अत्यधिक कैलोरी का भोजन लेने से अत्यधिक पोषण हो जाता है। असंतुलन, आवश्यक पोषक तत्वों में विषमता के कारण असंतुलन हो जाता है। जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की अधिकता होती है, किसी की कम होती है तो हमारे भोजन में असंतुलन हो जाता है तथा हमारे शरीर में भी असंतुलित हो जाता है। विशिष्ट अभाव, हम अपने भोजन में कोई विशेष पोषक तत्व लगातार नहीं ले रहे हैं, जैसे हमने बहुत टाइम से विटामिन ए का कोई भी पदार्थ अपने भोजन में सम्मिलित नहीं किया है, तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। इसमें किसी खास पोषक तत्व की कमी होने से विशिष्ट अभाव हो जाता है। लक्षण, जब हमें कुपोषण हो जाएगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को कुपोषण हो गया है। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। शरीर की वृद्धि रुक जाना, जो भी वह व्यक्ति है या बच्चा है उसकी वृद्धि रुक जाएगी। अगर वो बच्चा है तो उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, उसकी जो हाइट है वो एक जगह रुक जाएगी। मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़न हो जाना, बॉडी की जो खाल होती है, स्किन होती है, वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़न आ जाएगी, लूज हो जाएंगे, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। झुर्री युक्त पीले रंग की त्वचा, जो स्किन होती है वो येलोइश हो जाएगी, थोड़ा सा उसका जो कलर है वो डाउन हो जाएगा तथा चेहरे पे या शरीर पर झुर्रियां आ जाएंगी। कार्य करने पर सिर्फ थकान आना, कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी थकान हो जाएगी। जैसे अगर किसी बच्चे को कुपोषण हुआ है तो वो बहुत जल्दी थोड़ा देर ही खेलने से थक जाता है, या फिर कोई व्यक्ति है वो काम नहीं कर पाता, थोड़ा सा काम करने से ही उसे थकान आने लगती है। मन में उत्साह का अभाव, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होने लगती है। हमें किसी भी काम को करने की उत्सुकता खत्म हो जाती है, जो हम बहुत जल्दी चिड़चिड़ाने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। ये भी एक कुपोषण का लक्षण है। बाल रूखे व चमक रहित हो जाते हैं, उनके जो बाल होते हैं उनकी चमक खत्म हो जाती है, लस्टर खत्म हो जाती है और वो बहुत ही रूखे दिखाई देते हैं। चेहरा कांतिहीन, आंखें धसी हुई तथा उनके चारों ओर काला घेरा बन जाता है। कई प्रकार के दृष्टि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। शरीर का वजन कम हो जाता है तथा कमजोरी हो जाती है।
नींद तथा पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, हम कोई भी चीज अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी लूज मोशन होने लगते हैं, हाथ पैर पतले, पेट बड़ा होना या शरीर में सूजन आना। ये अधिकतर बच्चों में देखा गया है कि उनके शरीर में स्वेलिंग आ जाती है और हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं और पेट ज्यादा बाहर निकल आता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, बहुत जल्दी हम किसी भी बीमारी से या बुखार वगैरह हमको जल्दी जल्दी आने लगते हैं, इन्फेक्शन हमको जल्दी होने लगता है क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर की कमी हो जाती है। मुंह में छाले हो जाते हैं, नींद कम आती है, जीभ का जो रंग है वो भी बदल जाता है। अब हम बात करेंगे कुपोषण के कारण के बारे में। कुपोषण क्यों हो जाता है, आखिर उसके क्या कारण हैं? गरीबी या खाद्यान्न की कमी के कारण कई लोगों को भरपेट भोजन और आवश्यक मात्रा में पोषण न मिलने के कारण वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। परंतु ऐसे लोग भी जिन्हें भरपेट भोजन तो मिलता है पर पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं मिलते, कुपोषण से ग्रसित होते हैं। अशिक्षा, यहाँ शिक्षा से अर्थ पोषण आहार विज्ञान की शिक्षा की कमी है। गरीबी कुपोषण का एक प्रमुख कारण है, पर इसके साथ ही दूसरा प्रमुख कारण पोषण संबंधी ज्ञान के प्रति अज्ञानता भी है। इस समस्या के शिकार लोग ये नहीं जानते कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ पौष्टिकता से पूर्ण होते हैं पर सस्ते हैं। इस ज्ञान की कमी के कारण भोजन बनाने के सही तरीके से भी अनभिज्ञ होते हैं, जिसके कारण कुपोषण हो जाता है। अज्ञानता, हमारे समाज में भिन्न आय वाले वर्ग के लोग ऐसे हैं जो ढेर सारा भात जरा सी दाल या चटनी के साथ खा लेते हैं, लेकिन पेट भरकर तृप्त होकर भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे लोगों के भोजन में दाल, सब्जियां, फल, दूध का अभाव होता है। फलतः उन्हें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं, या फिर चावल गेहूं अधिक खाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे उनको कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। अतः यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल गरीबी के कारण कुपोषण होता है। धनी लोगों को भी कुपोषण हो जाता है क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है कि हम किस तरीके से क्या चीज अपने खाने में खाएं और क्या चीज क्या नहीं खाएं। भोजन की इनएक्युरेट पूर्ति, मतलब भोजन की अपर्याप्त पूर्ति। भारत में कुपोषण की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। विशेषकर दुर्बल वर्ग इससे ज्यादा पीड़ित है। गर्भवती स्त्रियां, दूध पिलाने वाली माताएं तथा बच्चों को सामान्य व्यक्ति से कुछ अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण तथा विटामिन कुछ मात्रा में मिलने चाहिए। इन तत्वों की कमी से विभिन्न प्रकार की हीनता जनित रोग हो जाते हैं। बच्चा जब 6 माह का होता है तब माँ का दूध उसके लिए पर्याप्त नहीं होता क्योंकि दूध की मात्रा कम हो जाती है। इस स्थिति में माँ के दूध से वे सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते जिनके बढ़ते हुए बच्चे को आवश्यकता होती है। इस आयु में बच्चों को फल, सब्जी, अंडा, ऊपर के दूध के द्वारा पोषण तब न देने से कुपोषण हो जाता है। हमने देखा होगा हमारे आसपास जो 2 या 2.5 साल के बच्चे होते हैं वो कभी कभी बहुत वीक हो जाते हैं क्योंकि हम उनको ऊपर का आहार नहीं देते। 6 महीने के बच्चे को के बाद हमें बच्चों को ऊपर का आहार देना चाहिए, जैसे दाल हुई, अपना अच्छी सी दाल बना के दें उनको, या उनको सब्जियों को अच्छे से उबाल कर उनको सॉफ्ट कर हल्का सा उनको लिक्विड फॉर्म में देने की कोशिश करें। भोजन संबंधी भ्रांतियां तथा आदतें, हमारे भारत में बहुत सारी भ्रांतियां तथा आदतें भी हैं जिनकी वजह से कुपोषण की बीमारी बहुत अधिक फैल रही है। भोजन संबंधी गलत विश्वासों, आदतों का भी पोषण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी आदतें इसमें भ्रांतियां भौगोलिक कारण से, धार्मिक कारण से व सामाजिक कारण
होते हैं। कुछ लोग केवल शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहार ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग चावल को बहुत ज्यादा रगड़ के धोते हैं, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं पानी में। कुछ लोग सब्जियों का मोटा छिलका निकाल देते हैं, जिसकी वजह से काफी पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। कुछ लोग सब्जियों को उबाल कर उसका पानी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी आदतें और भ्रांतियां हैं जिनकी वजह से लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। भोज्य पदार्थ में मिलावट। आजकल हमने देखा है बहुत सारे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें मिलावट होती है। जैसे काली मिर्च में लोग पपीते के बीज मिला देते हैं, हल्दी में गेरू मिला देते हैं, गेहूं चावल में उसका वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिला देते हैं। इस प्रकार से भोजन में कई तरीके से मिलावट की जाती है। इसके कारण भी शरीर की बहुत सारी क्रियाएं जो है वो अनियमित हो जाती है तथा उन पर उनकी पौष्टिकता पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या में बढ़ोतरी। हमें पता ही है कि हमारा जो भारत है उसकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है और वो बढ़ती ही जा रही है। ये भी एक विशेष कारण है कुपोषण का। कुपोषण की मुख्य जड़ जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि होना है। जिस अनुपात में भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में भोज्य तत्वों का उत्पादन नहीं हो रहा है। परिणामतः प्रति व्यक्ति भोज्य पदार्थों का उपभोग कम होता है, क्योंकि कम उत्पादन के कारण ये महंगे होते हैं, जिसे हर कोई विशेषकर निर्धन जनता खरीद कर नहीं खा सकती है। भारत में मातृ शिशु मृत्यु दर भी अधिक है। माताएं अशिक्षित हैं, ये प्रजनन रोग नहीं लगाती, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के बारे में कोई विशेष जानकारी इन्हें नहीं है, जिसकी वजह से भी जनसंख्या की वृद्धि होती है और कुपोषण होता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि हम लोगों के परिवार में अगर 2 मेंबर हैं तो हम उतना ही अच्छा खा सकते हैं, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, उतनी ही ज्यादा मनी अपने खाने पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार में 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर हैं, लेकिन हमारी पे उतनी ही है जितनी कि 2 मेंबर्स के टाइम थी, तो हमारा जो खाने पे जो खर्च होगा वो कम हो जाएगा, कम खाना मिल पाएगा। तो इस तरीके से जनसंख्या की जो बढ़ोतरी एक विशेष कारण है कुपोषण का। बेरोजगारी। हमारे यहाँ भारत में बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। बेरोजगारी भी कुपोषण का एक बड़ा कारण है। जनसंख्या वृद्धि, स्वयं का धंधा न करने की चाह, सरकारी सेवाओं में नौकरियों का अभाव आदि कारणों से बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिलती, अतः आय नहीं होती, परिणामतः गरीबी बढ़ती है। गरीबी के कारण कुपोषण बढ़ता है। पसंद नापसंद। व्यक्ति विशेष की पसंद नापसंद पर भी भोजन का सेवन निर्भर करता है। कई परिवार में भोजन की कमी नहीं होती, फिर भी परिवार के सदस्यों में कुपोषण देखने को मिलता है। विशेष कर बच्चे हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल या कोई विशेष भोजन खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बालक दूध पीना भी पसंद नहीं करते। गर्भवती माताएं दूध, दही, चावल आदि अनेक भोज्य पदार्थ खाना पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत होता है कि वो दूध नहीं पीना चाहते, कि सफेद दूध नहीं पियेंगे, कि हमको हरी सब्जियां नहीं खानी है, सिर्फ मैगी और जंक फूड, पिज्जा वगैरह खाना है। तो ऐसे बच्चे भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। हमें चाहिए कि बच्चों को हर तरीके से, अलग अलग तरीके से उन्हें एक हेल्थी डाइट दी जाए। कुपोषण की वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों की वजह से हमारा शरीर और हम काफी व्यथित रहते हैं, जैसे PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें मेर्सनर और क्वाइस्कर नाम के 2 मुख्य रोग हो जाते हैं। यह मुख्यतः 5 साल से कम की आयु के बच्चे को होते हैं।
इसमें बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और मांसपेशियों का क्षय हो जाता है तथा अंत में बच्चा मृत्यु का शिकार हो जाता है। इसमें बच्चे में प्रोटीन तथा एनर्जी की या कैलोरी की कमी हो जाती है। यदि बच्चे को प्रोटीन और एनर्जी युक्त आहार दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। हमारे भारत में 5 साल से कम की आयु के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण ये PEM ही है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। विटामिन की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के विटामिन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। विभिन्न प्रकार के विटामिनों की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी। हमें अंधेरे में जो देखने का जो विजन होता है वो विटामिन ए से ही होता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हम अंधेरे में अच्छे से नहीं देख पाएंगे तथा हमारे दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा और इस दृष्टि दोष को हम रतौंधी कहते हैं, जिसकी नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसमें हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। जो विटामिन B1 होता है उसकी कमी से एक बेरी नामक रोग होता है, जो कि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत रूखी हो जाती है तथा अपनी चमक खो देती है। विटामिन B2 की कमी से जो हमारे लिप्स होते हैं उनके कोनों में हल्की हल्की सी दरारें हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां जलन होती है तथा मुंह में विभिन्न प्रकार के छाले हो जाते हैं और हम उन छालों की वजह से अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। जो स्कर्वी नामक रोग होता है उसका विशेष लक्षण होता है ब्लीडिंग जम्स। मतलब आपको यदि कहीं चोट लगती है तो आपकी ब्लीडिंग कहीं अधिकता के साथ होगी अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। इस कमी की वजह से जो हमारे घाव होते हैं वो देर में भरते हैं। फॉलिक अम्ल की कमी से दांतों में गड्ढे हो जाते हैं। जो हमारे टीथ हैं ये अपनी लस्टरनेस खो देते हैं तथा इनमें छोटे छोटे से गड्ढे हो जाते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। रिकेटस नाम के रोग में जो हड्डियां होती हैं वो काफी कमजोर हो जाती हैं और जरा सी ही ठोकर या कुछ भी लगने से बहुत जल्दी टूट जाती हैं। ये रोग अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। नियासिन की कमी से प्लेग्रा नाम का रोग हो जाता है तथा कुछ रोग जो होते हैं वो खनिज लवणों की कमी से भी होते हैं, मिनरल्स की कमी से। मिनरल्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयरन जो हमारा एनीमिया रोग है उसमें हमें रक्त की कमी हो जाती है। आयरन से रक्त की कमी कैसे हो जाती है? आप सभी को पता होगा कि जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन से बना हुआ है। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है वो होता है आपका आयरन और ग्लोबिन होता है वो होता है प्रोटीन। यदि हमारे भोजन में आयरन की कमी होगी तो भी हमें एनीमिया हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। और यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी अर्थात ग्लोबिन की कमी होगी तो भी ब्लड नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा नाम का रोग हुआ है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का जो ये गला होता है ये काफी निकला हुआ होता है। तो ये जो क्यों निकला हुआ होता है? क्योंकि उनके शरीर में आयोडीन की कमी होती है। आजकल बहुत सारे जो सॉल्ट है वो आयोडीन से फोर्टिफाइड किए जाते हैं, जिसे हम ले लें तो हमें आयोडीन की कमी कम हो जाती है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा नाम का रोग हो जाता है। और जो कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से हमें विभिन्न प्रकार की हड्डियों के और दांतों के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी हड्डी है, दांत है, वो किससे बने हुए हैं? कैल्शियम फास्फेट है, मतलब फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट से बने हुए हैं, जिसकी वजह से अगर हम कैल्शियम या फास्फोरस में से कोई भी चीज कम लेंगे तो हमें अस्थियों और दांतों के विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे रोग हैं जो कि हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और प्रोटीन, एनर्जी के कमी से हो जाते हैं। कुपोषण से जो रोग हो जाते हैं
उनका निवारण। आखिर कुपोषण का निवारण कैसे किया जा सकता है? संतुलित आहार। कुपोषण को निवारण के लिए जो महत्वपूर्ण रोल है वो है संतुलित आहार का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना है, हमको कौन सा पोषक तत्व हमें खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना है, कितना उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब संतुलित आहार में निहित है। इसमें हमें हर चीज की मात्रा एक निश्चित मात्रा में खाना चाहिए जो कि हमें कुपोषण से बचा सके। दूध व दूध से बने उत्पाद। जो कुपोषित लोग हैं उनको दूध और दूध से बने उत्पाद अपने भोजन में अधिक से अधिक शामिल करने चाहिए, क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है और मुख्यतः ते पोषक तत्व उसमें दूध में पाए जाते हैं। दूध को कुछ लोग पूर्ण आहार भी मानते हैं क्योंकि इसमें अधिकतर पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो कुपोषित व्यक्ति हैं उनको दूध और दूध से बने उत्पाद अपने भोजन में अत्यधिकता से शामिल करने चाहिए। भरपूर नींद लें। नींद भी एक बहुत जरूरी है। जो हमें 6 से 7 घंटे की नींद किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये नींद पूरी निश्चिंतता के साथ व बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में इस नींद को ले। ये भी कुपोषण में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। भारत सरकार की योजनाएं। भारत सरकार ने कुपोषण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो होता है वहाँ 2.5 से 3 साल तक के बच्चों के लिए बहुत सारे भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं तथा वहाँ उन्हें बना के भी बहुत सारे भोज्य पदार्थ खिलाए जाते हैं। तथा स्कूलों में MDM मिड डे मील जो होता है वो भी इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत है, जिससे बच्चे कुपोषण से बच सकें। तथा स्वास्थ्य केंद्रों पे आयरन व कैल्शियम की टैबलेट्स गर्भवती स्त्रियों को मुफ्त में दी जाती हैं, जिससे कि वो किसी भी प्रकार के कुपोषण से बच सके। यूनिसेफ ने भी बहुत सारी योजनाएं अपनी कुपोषण को लेकर चला रखी हैं। ईट राइट। हमें सही खाना खाना चाहिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिससे हम कुपोषण से बच सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी। यदि आपकी फैमिली में या आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार है तो उसको हम कैसे कुपोषण से बचा सकते हैं। 50 ग्राम किशमिश को रात को पानी में भिगो दें, सुबह भली प्रकार चबा चबा कर खाएं। 2-3 माह तक ऐसे प्रयोग करने से कुपोषण दूर होगा तथा उसका वजन बढ़ेगा। किशमिश में प्रचुर मात्रा में कैलोरी पाई जाती हैं और फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये शरीर की कमजोरी हटा के स्वस्थ शरीर में परिवर्तित कर देता है। रोज 1 कटोरी बीन्स खाएं। इसमें पौष्टिकता के साथ साथ 300 कैलोरी भी होती है। यह कुपोषण के रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दुबलेपन को दूर करने के लिए अखरोट खाना भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। यह काफी फायदेमंद होता है क्योंकि कुपोषण का रोगी दुर्बल हो जाता है और उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी होता है। अश्वगंधा चूर्ण और शतावर का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन शुद्ध दूध के साथ सोने से कुछ देर पहले लें। यह कुपोषण के रोगियों के लिए बहुत ही सस्ती दवाई है और अच्छी दवाई है। पोषक तत्वों का बहुत ही प्रचुर और सस्ता भंडार है। कुपोषण के रोगी को रोजाना लगभग 100 से 200 ग्राम भुने हुए चने जरूर खिलाने चाहिए, जिससे उसको प्रोटीन और कैलोरी उचित मात्रा में मिले। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, ईट राइट फूड, चूज राइट फूड फॉर यू एंड योर फैमिली। अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक सही संतुलित आहार चुनिए तथा स्वयं को और परिवार को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।